डॉक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पैथोलॉजी की एक नई यूनिट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ब्लड वेसल में डिसीजेज़ होते हैं उसके बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता क्या है? इट इज़ अ हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है, ये किसके कारण हो सकता है? आर्टेरियल वॉल थिकनिंग हो जाए या फिर इलास्टिसिटी लूज है। इन दोनों रीज़न की वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो सकती है। और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि कुछ डिसीज़ हो जाए इंटीमा में जिसकी वजह से उसकी ल्यूमेन छोटी हो जाए या फिर वो ब्लॉकेज आ जाए उसमें। फिर दूसरा आता है मॉन्केन्सबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन आर्टरीज। तो इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा और जो अपनी आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाएंगी। और अथेरोस्क्लेरोसिस होने के दो टाइप और होते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के दो टाइप और होते हैं, हाइलीन और हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में जाने। अपन का जो मेन टॉपिक है वो है अथेरोस्क्लेरोसिस और एनेरिज्म। यही दो टॉपिक हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल में जो डिसीज़ होती है ब्लड वेसल में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अथेरोस्क्लेरोसिस से। अगला टॉपिक हमारा अथेरोस्क्लेरोसिस। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पैथोलॉजी में, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी और मतलब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके मॉर्फोलॉजी, फिर माइक्रोस्कोपी हो गई, फिर उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन, क्लिनिकल फीचर और उसमें जो जो भी है ऐसे इस हेडिंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू करते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? इट इज़ अ लीजन इन इंटीमा विच लीड्स टू रिड्यूस और ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमेन और वेसल। मतलब कि कुछ लीजन हो जाए इंटीमा में, जो कि 3 लेयर होती है, इसमें इंटीमा में कुछ लीजन हो गया है जिस वजह से उसकी ल्यूमेन है वो घट गई है या फिर ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के रिस्क फैक्टर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल और एडिशनल। मॉडिफाइबल मतलब जो हम अपनी लाइफस्टाइल या फिर जो हम चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल मतलब पहले से प्रेजेंट है। और कुछ एडिशनल। तो सबसे पहला आता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होगा कि इसमें सीरम लिपिड और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के अपने होते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। तो एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका हाइयर लेवल इंक्रीज कर देता है एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को। जबकि जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इसके एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को घटा देता है, तो रिस्क को कम कर देता है। तो एचडीएल का काम क्या होता है? एचडीएल क्या करता है? मोबिलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को पेरीफेरी से लेके लीवर तक, और फिर लीवर उसका एक्सक्रीट कर देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल घटा रहा है। ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर अपन डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट और सैचुरेटेड फैट की डाइट जो होगी वो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया करा देगी। और कुछ ऐसी फूड आइटम्स भी होते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कराते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें भी कंटेन होता है उसमें। और कोई ड्रग दे सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, जैसे कि एचएमजी कोई रिडक्टस। ठीक है, फिर अगला आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवॉइडेबल कॉज। मतलब ये इसको अपन अवॉइड करके बहुत ज़्यादा ही रिस्क कम कर सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, फिर अगर स्मोकिंग अब उसने रिड्यूस कर दी है जो स्मोकर है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर अगला आता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जैसे कि बीपी बढ़ता है, बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है और इस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉन मॉडिफाइबल वेक्टर में। नॉन मॉडिफाइबल में आता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ मतलब मोस्ट कॉमन, जैसे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, मतलब फैमिली में पहले से किसी को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उसके आगे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एज बढ़ने से भी क्या होता है कि रिस्क फैक्टर है, जो एज बढ़ेगा वैसी वैसी रिस्क बढ़ता जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में भी यही है कि अगर पहले से फैमिली में किसी को ये डिसीज़ हो रखी है तो बहुत जल्द चांसेस होते हैं कि आगे डिसीज़ हो जाए अगले नेक्स्ट मेंबर को। फिर आता मेल जेंडर। तो मेल जेंडर को फीमेल से ज़्यादा रिस्क है मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। ठीक है, पर मेनोपॉज के बाद दोनों में ये डिफरेंस हट जाता है और दोनों में सेम चांसेस होते हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। क्यों? इसका रीज़न क्या होता है कि जो फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, कोरोनरी प्रोटेक्टिव होता है, तो कोरोनरी हार्ट फेलियर नहीं कराता है, तो वो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं इसलिए। और फिर मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल में आ जाता है अपना इन्फ्लेमेशन भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर हाइपर होमोसिस्टीनीमिया भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव इनबॉर्न डिसऑर्डर है, जिसमें कि होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है ओबेसिटी होगी तो वही से हाइपर कोलेस्ट्रीमिया और ये सब हो सकता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। फिर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है उससे भी हार्ट डिसीज़ हो सकती है बहुत जल्दी।
चलो अब नेक्स्ट आते हैं, इसके नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में कि ये फ्लो चार्ट बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं रेस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस से। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, इसमें 3 लेयर होती है अपने ब्लड वेसल में। एक होती है इंटीमा, एक होती है मीडिया और एक होती है एडवेंटिशिया, ट्यूनिक एडवेंटिशिया। ये तीनों लेयर है। तो ऐसे इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी होती है, उस वजह से आगे एथेरोस्क्लेरोसिस का वो होता है, प्रोसेस होता है। तो एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू किसकी वजह से हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया होगा, हाइपरटेंशन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, किसी भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। तो एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उसके बाद क्या, फिर ल्यूकोसाइट अधेशन टू एंडोथेलियम, जो ल्यूकोसाइट है वो अधेयर कर जाएंगे एंडोथेलियम से और वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लेटलेट्स अधेशन एंड थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ एलडीएल इनटू एंटीमा। ये चारों चीज़ें होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, ल्यूकोसाइट अधेशन टू एंडोथेलियम, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लेटलेट्स अधेशन एंड थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ एलडीएल इनटू एंटीमा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ मोनोसाइट इनटू इंटीमा एंड लिपिड एक्यूमुलेशन इन द इंटीमा। तो अब क्या हो गया कि जो मोनोसाइट हैं वो बाहर से आके इंटीमा में आके माइग्रेट हो गए और लिपिड एक्यूमुलेशन होने लगा इंटीमा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि फॉर्म सेल बन जाएगा। फॉर्म सेल्स एक ऐसे सेल है जब मैक्रोफेज एंगल्फ कर लेते हैं एलडीएल और लाइपोप्रोटीन को तो फॉर्म सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीमा के जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ सेल्स फूले फूले दिख रहे हैं। तो वो कैसे बने कि जो मैक्रोफेज आए थे ना, यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एलडीएल और लाइपोप्रोटीन को इंगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म सेल बन जाते हैं। फिर आगे कि जो स्मूथ मसल्स होती है यहाँ पर मीडिया में, वो यहाँ पर माइग्रेट करके यहाँ पर इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, उनका प्लोरिफरेशन होगा और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कुछ अपन को स्मूथ मसल की सेल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल सेल हैं वो भी क्या कर लेंगी, एलडीएल को इनगल्फ कर लेंगे और क्या बना लेंगी, फॉर्म सेल्स। ठीक है, तो एक फॉर्म सेल किसने बनाया, मैक्रोफेज ने इनगल्फ करके, और एक फॉर्म सेल बनाया स्मूथ मसल ने इनगल्फ करके। ठीक है, फिर क्या होगा, लिपिड एक्यूमुलेशन इन इंटीमा एंड फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक। तो लिपिड एक्यूमुलेट हो जाएगा इंटीमा में और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा और ये आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस करा देगा। ये जो प्लाक है वो धीरे धीरे, जैसे ये ल्यूमेन नॉर्मल थी ऐसे गोल थी, फिर यहाँ से ये देखो प्लाक ऊपर की तरफ निकल गया है और ये ल्यूमेन कम कर छोटी कर देगा या ब्लॉक कर देगा आगे चल के। ठीक है, तो इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में अपन क्या क्या रीज़न होते हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये थी पैथोजेनेसिस। तो अब नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि इसमें अपन को पहले देखेंगे फैटी स्ट्रिक, फिर देखेगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। मतलब फैटी स्ट्रिक वो इनिशियल वाली कंडीशन है, इट इज़ द अर्लीस्ट लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, फाउंड इन यंग चिल्ड्रन ओल्डर देन 10 ईयर। तो ये इनिशियल कंडीशन है, तो अपन को बहुत पहले दिखती है, अर्ली स्टेज में दिखती है। तो इसमें होता है क्या, मल्टीपल स्मॉल येलो लीजन इन इंटीमा, बहुत सारे येलो लीजन होते हैं इंटीमा में, वो दिखते हैं अपन को। ठीक है, फिर आते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो ये एडवांस लीजन है, ये मतलब आगे चल के एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में चेंज होता है, प्लैक में चेंज होता है। ठीक है, ये वाइट टू येलो हो सकता है। इरेगुलर शेप एंड पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ओनली अ पोर्शन ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है, पैची डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कोई एक पोर्शन ही वेसल वॉल का इन्वॉल्व करता है। ठीक है, फिर दो टाइप का हो सकता है, ये स्टेबल एक वल्नरेबल। जो स्टेबल है उसमें अभी तो जो स्टेबल प्लाक होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ देखो था अपन ने पैथोजेनेसिस में देखा था कि जो ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर कोलेजन होता है, यहाँ पर फॉर्म सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल, लिम्फोसाइट, ये चार जो यहाँ ऊपर वाला रीजन है ना उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप। ठीक है, और फिर ये जो साइड वाला रीजन है इसको बोलते हैं शोल्डर, और जो ये नीचे उसके जस्ट नीचे है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट हैं और फॉर्म सेल्स हैं उसको बोलते हैं नेक्रोटिक सेंटर। तो ये 3 रीजन होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के, फाइब्रस कैप, शोल्डर और नेक्रोटिक सेंटर। ठीक है, तो जो फाइब्रस कैप है उसमें क्या क्या है, कोलेजन, फॉर्म सेल, स्मूथ मसल, लिम्फोसाइट, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो स्टेबल प्लाक होता है वो कैसा होता है, थिक फाइब्रस कैप एंड प्रेजेंस ऑफ डेंस कोलेजन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फाइब्रस कैप है वो थिक है, तो ऊपर की कैप जो है वो थिक है तो टूटेगा नहीं, जो उसका रप्चर का चांस है वो कम रहेगा, तो रप्चर नहीं होगा। ठीक है, फिर लेकिन जो वल्नरेबल है उसमें क्या रहेगा, फाइब्रस कैप कम रहेगी और वहाँ पर जो कोर है वो उसमें फोम सेल्स और ईसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो उसके ज़्यादा चांसेस है रप्चर होने के, तो वो रप्चर हो जाएगी तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेडली है। तो अगर एक बार, फिर अगला आता है माइक्रोस्कोपी में। माइक्रोस्कोपी में अपन ने 3 कंपोनेंट देख ही लिए फिर से, कि सबसे ऊपर है यहाँ पर ऊपर वो है। अगला आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले ऊपर सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, तो ये है फाइब्रस कैप ऊपर है, उसमें क्या क्या है, कोलेजन है, फॉर्म सेल है, स्मूथ मसल है, लिम्फोसाइट है।
तो जो सुपरफिशियल फाइब्रस कैप उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल होती हैं, कोलेजन होता है, फॉर्म सेल होते हैं। फिर आता है नेक्रोटिक सेंटर। नेक्रोटिक सेंटर वो बीच वाला रीजन है जहाँ पर नेक्रोसिस हो रही है। तो वहाँ पर क्या क्या लिपिड के फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, देखो कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट थे, ठीक है। और फिर येलो येलो कलर के और फॉर्म सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फॉर्म सेल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और डेड सेल भी रहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, पेरिफेरल रीजन बीनीथ एंड साइड टू द कैप, साइड ऑफ कैप। तो जो ये पेरिफेरल रीजन है यहाँ पर ये इसको बोलते हैं शोल्डर। तो ये कैप के साइड में होता है, ठीक है। मोर सेलर कंटेन माइक्रोफेज, स्मूथ मसल एंड टी सेल। यहाँ पर ज़्यादा सेलर कंटेन होता है जैसे कि माइक्रोफेज, स्मूथ मसल और टी सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि सबसे पहले एनेरिज्म। एनेरिज्म क्या होता है, एनेरिज्म में जो इसकी मीडियल वॉल है या फिर जो वॉल है वेसल की, जैसे नॉर्मल वेसल ऐसी है, तो अगर इसके वेसल में जो यहाँ पर मान के चलिए नॉर्मल वेसल है, यहाँ पर इसके जो टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू, इसमें डैमेज हो गया, तो जो ये वॉल है वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डैमेज हो गया है, तो ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, एनेरिज्म, ठीक है। तो एनेरिज्म अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कैन लीड टू डैमेज ऑफ इलास्टिक टिश्यू, वीकनिंग ऑफ वॉल एंड लीड्स टू एनेरिज्म। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एनेरिज्म। फिर दूसरा क्या हो सकता है, कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है इसमें। तीसरा क्या है, अल्सरेशन एंड रप्चर। ये कैसे हो सकता होता है, तो प्लाग प्रोट्यूड इनटू ल्यूमेन, जो ऊपर प्लाग बना था अपन का एथेरोस्क्लेरोटिड प्लाग, वो ऊपर से टूट जाए और ब्लड फ्लो को डिसरप्ट कर देगा। जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन, वो कब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में, ठीक है। और वो किसको डैमेज कर सकता है, एंडोथेलियम को, और इससे रप्चर और अल्सरेशन हो सकते हैं। तो तीसरा अपना कॉम्प्लिकेशन होगा रप्चर एंड अल्सरेशन। चौथा क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कैसे हो सकता है कि जब रप्चर और अल्सरेशन हो गया, जो अंदर का कोलेजन है वो बाहर निकल गया, और अंदर का जो कोलेजन बाहर निकलेगा तो उससे क्या हो सकता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन सकता है। तो अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बन जाएगा और वो जो नॉर्मल ल्यूमेन, अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है, उसमें ल्यूमेन में अपना थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उससे क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, ठीक है। ब्लॉकेज हो जाएगा उससे थ्रोम्बस बनने से, तो इससे इस्चीमिया हो जाएगा। तो अगला अपना क्या होगा, थ्रोम्बोसिस। और फिर एक और है हेमरेज इनटू प्लाक, हेमरेज भी हो सकता है। तो 5 कॉम्प्लिकेशन हो गए, एनेरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन एंड रप्चर, थ्रोम्बोसिस एंड हेमरेज इनटू प्लाक। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आराम से आ सकता है। तो इसके अपन सारा डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी और ये कॉम्प्लिकेशन, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कर लेना। थैंक यू।